हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, आज हम लोग हरियाणा जुडिशरी में जो पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उसमें देखिए जिस चीज़ का हम क्विक रिविजन कर रहे हैं। पहले हम जब सीआरपीसी का करें तो हमने सीआरपीसी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग सीपीसी का अभी क्विक रिविजन चल रहा है, हमारा 3 पार्ट आ चुके हैं। आज सीपीसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, हरियाणा जुडिशरी ने 2013 में जो एग्ज़ाम लिया था वहाँ सीपीसी के क्वेश्चंस कैसे आए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं कि आपको किस लेवल तक की तैयारी करनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस घंटी को भी प्रेस करें जिससे आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप एग्ज़ाम तक मिस ना करें। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, सिविल प्रोसीजर कोड अराउंड 15 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है हरियाणा जुडिशरी में। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं है, इट मे बी फ्लक्चुएट। ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में कोई बाइफर्केशन नहीं दिया गया है कि किस एक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम बात करेंगे सीपीसी से रिलेटेड 2013 के क्वेश्चन पेपर में कितने एग्जाम्स आए थे। रिक्वायरमेंट आज के वीडियो की क्या है? सीपीसी का बेयर एक्ट, एक हाइलाइटर, एक रेड और एक आपका ब्लू या दूसरे कलर का जो पेन आप यूज़ करते हैं, 2 पेन, डिफरेंट कलर के पेन हमेशा अपने साथ रखिए। कुछ छोटे पीस के ब्लैंक A4 पेपर्स में हर वीडियो में कहता हूँ आपको, उनको साथ में रखें, उनको चिपकाएं, या अपने पेपर नहीं काट सकते हैं तो स्टिक ऑन ले लें। पेपर्स उनके लिए हैं जो स्टिक ऑन नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते हैं तो वो पेपर काट कर भी अपना काम चला सकते हैं। आगे चलते अपने वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये कह रहा है कि अंडर सेक्शन 2 ऑफ 12, देखिए मैं हमने सीपीसी के रिवीजन में फर्स्ट पार्ट में ही बात की थी कि सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल अराउंड 20 डेफिनेशंस यहाँ पे हैं। इन डेफिनेशंस से खासकर आपका 2 से 2 जो डिग्री है, 2 से 12 में आपका मैसने प्रॉफिट है, 211 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, 2 के 14 में ऑर्डर है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसने कहा कि मैसने प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी आर प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाय ए पर्सन। हमने तब भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात की थी कि हमेशा रॉन्गफुल पोजेशन की बात करता है, अनलॉफुल नहीं है, लॉफुल या इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ रॉन्गफुल पोजेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी। डिक्री प्रिलिमिनरी कब हो सकती है? डिक्री 3 तरह की होती है। प्रिलिमिनरी डिक्री होती है, फाइनल होती है और पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। 3 टाइप की डिक्री की हमने बात की थी। एक चौथी डिक्री भी हमने बात की थी जो वहाँ टाइप में नहीं है, जिसको कहते हैं डीम्ड डिक्री। क्या कहते हैं? डीम्ड डिक्री। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड क्वेश्चन डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 144। तो प्रिलिमिनरी डिक्री किसे कहा जाता है? जब कुछ प्रोसीडिंग बच जाती है, व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन और द सूट टू बी कम्प्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि सभी चीज़ों पे डिसीजन नहीं हुआ है जो कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पे किए गए थे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। देखिए ये भी आपका डेफिनेशन से उठाया है। 2 क्वेश्चन आपके डेफिनेशन से हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन की वेटेज बहुत हो जाती है हरियाणा जुडिशरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट अ पेटिशन डिसमिस्ड अंडर आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 में या आर्टिकल 32 में? 226 में आर्टिकल को क्या कर दिया गया है? पेटिशन को डिसमिस कर दिया गया है। तो क्या आप सिमिलर पेटिशन ला सकते हैं अंडर आर्टिकल 32? देखिए हाई कोर्ट में आपने रिट लगाई थी, रिट के लिए आपने पेटिशन दी थी, वो पेटिशन आपकी डिसमिस हो गई। और 32 के तहत तो फिर क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे रेस जुडिकाटा ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि एक बार 226 में हाई कोर्ट्स की पावर ज़्यादा वाइड है इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये मैं रिट के मामले की बात कर रहा हूँ। तो दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इस केस को हमने डिस्कशन में भी बात की थी। इसके साथ ही मैंने आपको एक केस और नोट करवाया था कि उस केस को भी कभी न कभी पूछा जा सकता है, तो उस केस को भी याद रखें, नोट डाउन कर लें। अगर नोट डाउन नहीं किया आपने वो केस तो अभी उसको नोट डाउन कर लें। शिव प्रसाद वर्सेस रामानंद सिंह। शिव
प्रसाद वर्सेस रामानंद सिंह। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस ऐसी कौन सी रिट है जिसके ऊपर लागू नहीं होता है? तो हैबियस कॉर्पस की जो रिट होती है उसके ऊपर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द पेंडेंसी ट्रू बताना है, विच वन इज ट्रू। इस टाइप के ना जो अगर नेगेटिव क्वेश्चन अगर आते हैं तो उन पे बड़ा ध्यान देना है कि कहीं नेगेटिव तो नहीं पूछा है। तो ट्रू क्या है? पेंडेंसी ऑफ द सूट इन फॉरेन कोर्ट प्रिक्लूड्स द कोर्ट इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सिमिलर सूट। हमने सेक्शन 10 पढ़ा था, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब्जुडाइस। वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब भी वहाँ पे देखिए ये दे रखा है उसके प्रोवाइजो में, सेक्शन 10 का प्रोवाइजो है, और वहाँ ये क्लियरली एक चीज़ कहता है कि पेंडेंसी ऑफ सूट इन फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड, भाई इंडिया के कोर्ट को नहीं रोक सकती। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब्जुडाइस वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट विच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री। कुछ देखिए लैंग्वेज वहीं बेयर एक्ट से ली है इसने सारी। ये चीज़ कहाँ पे आती है? ये इसका आपका आंसर तो हो जाएगा एक्सप्लेनेशन 5 रेस जुडिकाटा का। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो देखिए एक्सप्लेनेशन 2 किसके बारे में बात करता है? ये कहीं ना कहीं कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट की बात कर रहा है। किसकी कह रहा है? कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट की। जबकि आपका एक्सप्लेनेशन 3 है, ये मैटर इन इशू की बात करता है कि जो फॉर्मर सूट में और सब्सिक्वेंट सूट में मैटर इन इशू था उसके बारे में बात करता है। इसके बारे में मैटर इन इशू। एक्सप्लेनेशन 4 हमने पहले ही बात की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। क्या है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा? क्या होता है कि जो ग्राउंड ऑफ अटैक और ग्राउंड ऑफ डिफेंस आप पहले सूट में ले सकते थे, आपने नहीं लिए, तो दोबारा आप दो लिटिगेशन लाके वो ग्राउंड ऑफ अटैक या वो ग्राउंड ऑफ डिफेंस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा डी एक्सप्लेनेशन 5, बट आपको बाकी एक्सप्लेनेशन भी याद करनी है। सेक्शन 11 की टोटल 8 एक्सप्लेनेशन है और 8 की 8 इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 4, 5, 6, 7, 8 की हमने बात की थी। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 लिमिटेड जुरिसडिक्शन, वहाँ से तो क्वेश्चन कई बार आया है। नाउ जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर द सूट अंडर सेक्शन 24। तो जनरल पावर कहाँ पे आती है? इसके लिए आपको सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 25 तक पढ़ना चाहिए सीपीसी। देखिए सेक्शन 22 क्या कहता है कि जब कहीं पे भी कोई डिफेंडेंट, पहली बात तो याद रखिए कि यहाँ पे दिया गया है एनी डिफेंडेंट, तो इसको स्टेटमेंट बेस्ड पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछ सकता है। हम ट्रांसफर ऑफ सूट को डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ सूट को यहाँ साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 22 कहता है कि कोई भी डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस टू अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को नोटिस देने के बाद एक एप्लीकेशन दे सकता है कि मेरे सूट को इस कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब 23 बात करता है कि किस कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाएगी। अगर दोनों सेम अपीलेट कोर्ट के अंडर आते हैं तो उस अपीलेट कोर्ट में, दोनों का अपीलेट कोर्ट अलग है लेकिन हाई कोर्ट सेम है तो हाई कोर्ट में, दोनों के हाई कोर्ट भी अलग है तो पहले जिसमें सूट लाया गया है दैट विल बी डिसाइडेड। नाउ 24 बात करता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों की, और सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 25। तो ट्रांसफर ऑफ सूट पूरा इसको अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 अंडर सेक्शन 32 ऑफ सीपीसी। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि सेक्शन नंबर 27, 28, 29 और 31 ये सम्मन की बात करते हैं, और सेक्शन 30 हमने कहा था कि ऑर्डर 11 के साथ पढ़ना चाहिए, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन की बात करता है। कितना फाइन लगा सकते हैं? तो इसका आंसर है 5000। ये 1999 की अमेंडमेंट में ऐड किया गया है, ये भी याद रखिए। इससे पहले ये 500 रुपये था, तो कब ऐड किया गया ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कितना होना चाहिए वो भी आपको पता लग गया। भी सेक्शन 30 के डिफ़ॉल्ट की वजह से ये फाइन लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 प्रिसेप्ट। प्रिसेप्ट होता है आज्ञा पत्र, सेक्शन 46 में है। जब किसी प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कराना है, जब प्रॉपर्टी को क्या कराना है? एग्जीक्यूट कराना है,
इन दैट केस क्या कर सकते हैं, एक प्रिसेप्ट इशू किया जा सकता है किसी एक कोर्ट के द्वारा दूसरी किसी कोर्ट को। मान लीजिए ये ए जो है कोर्ट है जो एग्जीक्यूट कर रही है डिक्री को, और डिक्री होल्डर की जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है वो बी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती है। ये प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर की है, तो ये इसको एक प्रिसेप्ट भेजता है कि इस प्रॉपर्टी को अपने पास अटैच कर लिया जाए, तब तक हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करा लें। इसकी वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। वैलिडिटी हमेशा याद रखिएगा 2 मंथ्स तक। एक बार प्रिसेप्ट अगर आपने दिया है तो उसकी 2 महीने तक वैलिडिटी होती है, यानी कि 60 डेज। अगर इसमें आपका एग्जीक्यूशन नहीं होता तो आपको दोबारा भेजना पड़ेगा। अटैचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसके साथ की जुड़ी बाकी चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंडर सेक्शन 58 ऑफ CPC, a person detained shall be released from the detention on the amount mentioned in the warrant of his detention being paid to। किसको दे दिया जाता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द सिविल प्रिजन। अगर वो जेलर को वो पैसा दे देता है तो उसको छोड़ा जा सकता है वहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, सेक्शन 55 से लेके 59 तक अरेस्ट की बात की गई है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। 55 में अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे इसमें 58 कहा तो 58 में आपको क्या याद रखना है कि अगर अमाउंट जो है रिकवरी ऑफ मनी का सूट है और 5000 से ज़्यादा का अमाउंट है तो 3 मंथ तक की आपको जेल हो सकती है। इन बिटवीन अगर आप अपना पैसा दे देते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। यहीं पे अगर आपका एग्जीक्यूशन जो है वो 5000 से कम है लेकिन 2000 से ज़्यादा है, यानी बिटवीन 2000 टू 5000 है तो 6 वीक यानी कि 1.5 मंथ, और 2000 से अगर कम है तो आपको जेल नहीं भेज सकते हैं फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, फॉर रिकवरी ऑफ मनी। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना आपको, सेक्शन 58 में ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चीज़ों को इसी तरह से याद रखिएगा तो आपके ज़्यादा काम आएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप सेक्शन 56 भी याद रखिए जहाँ पे वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। 56 को फिर जोड़ दीजिए 132 के साथ, वुमेन को जो कोर्ट के लिए एग्जेम्पशन दिया गया है अपीयरेंस का। तो इस तरह से आपको चीज़ों को कोरिलेट करके याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल टू बी अटैच्ड। सेक्शन 60 जब आप पढ़ते हैं तो उसने पहले कुछ प्रॉपर्टी ऐसी डिफाइन की हैं जिनको अटैच किया जा सकता है, और बाद में एक्सेप्शंस दी गई हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ ए 200% MCQ इन ईच एंड एवरी जुडिशरी, चाहे वो कहीं की भी हो। यहाँ से एक रहता ही रहता है। जब आप सेक्शन 60 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है मनी, हुंडीज, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी विल बी योर आंसर। एंड फॉर द फ्यूचर एग्ज़ाम्स, जैसे अभी हरियाणा जुडिशरी का एग्ज़ाम होना है तो स्पेशली मेंटेनेंस से रिलेटेड जो इसके क्लॉज हैं कि अगर मेंटेनेंस की डिक्री है तो कितना अटैच होगा, अदर देन मेंटेनेंस में कितना अटैच होगा। एक्सेप्शन में दे रखा कितना अटैच नहीं होगा, लेकिन आपको ये भी याद ध्यान देना है कि कितना अटैच होगा। तो इसके क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करना है। हरियाणा में नेगेटिव मार्किंग है, हमें कोई भी मार्क्स लूज नहीं करना है। अभी आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, द स्टिपुलेशन दैट इन अ सूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज प्लेंटिफ शैल बी। वहाँ पे प्लेंटिफ कौन हो जाएगा, यूनियन ऑफ इंडिया। सेक्शन 79 क्या कहता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जाओगे यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जाओगे तो क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद करनी है कि जो सेक्शन 80 है, सेक्शन 80 में जो 60 डेज का प्रायर नोटिस दिया जाना चाहिए वो भी आपको टाइम लिमिट याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 बात करता है एलियन एनिमीज रिजाइडिंग इन इंडिया कैन नेवर शू। ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या बताना है,
ट्रू या फॉल्स बताना है। तो एलियन एनिमी को आप शो नहीं कर सकते। एलियन एनिमी रिजाइडिंग इन इंडिया मे शो विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की इजाज़त लेकर आप ऐसा कर सकते हैं। एलियन एनिमी रिजाइडिंग इन इंडिया मे शो विद द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट की ले सकते हैं। देखिए जब एलियन एनिमीज है तो इसका मतलब इंडियन तो है नहीं, तो स्टेट वाली बात तो लॉजिकली ही कैंसिल हो जाती है। एलियन एनिमीज कैन शू इन एनी कोर्ट, ये भी कैंसिल हो जाती है। नेवर शू तो प्रिंसिपल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल होता है उसके अगेंस्ट में ही है। अगर आप लॉजिकली भी चलेंगे तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, आंसर बी है। और वैसे ये कहाँ दे रखा है, सेक्शन 83 ऑफ सीपीसी में, ठीक है। तो यहाँ पे 83, 86 स्पेशली ये दो ऐसे सेक्शन हैं जिनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है 89 की। देखिए 89 क्वेश्चन जो है, यहाँ पे क्या हुआ था कि जो 129th रिपोर्ट आई थी, कौन सी 129th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, और यहाँ पे मालीमठ कमेटी भी उस वक्त बनी थी, तो जस्टिस मालीमठ साहब की भी रिपोर्ट थी। तो उनकी रिपोर्ट के ऊपर ये इसमें कई चीज़ें ऐड की गई थी। यहाँ आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, लोक अदालत, इनकी बातें की गई हैं। आपका नेगोशिएशन नहीं होता है इसमें। क्या नहीं होता है? नेगोशिएशन नहीं होता है। सेक्शन 89 को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे नहीं होता है। इसको ADR भी कहा जाता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, ठीक है। और मालीमठ कमेटी की ही बात आ गई तो इतना भी याद रखिए कि मालीमठ कमेटी की रिकमेंडेशन पे बहुत सारे चेंजेस आए थे। 2002 की सारे CPC अमेंडमेंट इसी उसके ऊपर आए थे। और CRPC में भी चैप्टर 21A प्ली बार्गेनिंग इन्हीं की रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया था। हो गया क्लियर? अब आता है सेकंड अपील। देखिए सेकंड अपील आते ही आपके माइंड में सेक्शन 100 स्टार्ट हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे क्योंकि पैसों की बात की, वहाँ डिफरेंट टाइप के सर्टेन केसेस मिलेंगे आपको। 100A है, 101 है, 102, ये सारे के सारे सेक्शन ना आपके सेकंड अपील से रिलेटेड है। 102 इसमें कहता है कि 25,000 रुपये तक की आप जो है, अगर इससे कम किया तो आप सेकंड अपील नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा अमाउंट है तभी आप अपील कर सकते हो। ये बात आपको सेक्शन 102 ने क्लियर कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अथॉरिटी टू एनल, अल्टर एंड ऐड द रूल्स इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड ऑफ CPC रेस्ट विद द हाई कोर्ट। कहाँ पढ़ते हैं हम? सेक्शन 121 टू सेक्शन 131। अब बताइए जितना हमने अब तक क्विक रिवीजन किया है, क्या उससे बाहर कोई क्वेश्चन है? नहीं है। अगर आप उतना भी कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो क्विक रिवीजन ने किसी भी वीडियो को मिस ना किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि नई वीडियो के अपडेट मिलते रहें। आप हमें मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम है, इन सब पर भी हमें फॉलो करें। सो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो सच में अच्छे हैं और लीगल एस्पिरेंट्स की हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ डोंट कीप दिस विद यू। किसी की बहुत हेल्प हो सकती है कि हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन इस 15 के साथ में हमारे कम से कम भी मोर देन 30 क्वेश्चन रेडी हो गए हैं। मोर देन डबल क्वेश्चन हमने यहाँ रेडी कर लिए हैं। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आपके कोई भी फर्दर डाउट्स हैं तो प्लीज़, कोई आपके सजेशंस हैं मेरे लिए तो प्लीज़ यू आर फ्री, आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे मेल करें टेलीग्राम पे, मैं आप कमेंट करके वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जुड़े रहिए MK लीगल शिक्षा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।